हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे राजेश पावर सर्विसेज के बारे में, आरएसपीएल लिमिटेड के बारे में। 31st को मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था यूट्यूब पे और एक्स पे भी पोस्ट किया था। एक्स पे तो मैं फ्रिक्वेंटली करता रहता हूँ पोस्ट, कुछ ना कुछ चीज़ें जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि राजेश पावर मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही है, नॉट बिकॉज कि इसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर कोई ये ऐसा काम कर रही है जो और कंपनीज नहीं कर पाती हैं, बट फॉर द सोल रीज़न कि इसका ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है और जो कंप्लीशन टाइम है वो कम है, 2 से 3 साल तक इसको ऑर्डर कंप्लीट करना है। और इवन जो क्राइसिल है, क्राइसिल रेटिंग्स जो है, जो अब आपको पता है क्राइसिल क्या है, उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। क्राइसिल भी एक्सपेक्ट कर रही है कि पिछले साल जो इस कंपनी का रेवेन्यू था वो था 258 करोड़ का, 300 करोड़ भी नहीं है, और इस साल वो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है 800 करोड़। सो मैं क्राइसिल की बात पे भी मैं कहता हूँ कि कंजर्वेटिव फिगर ले लो 600 करोड़ का, तो मोर देन डबल उसका रेवेन्यू में जंप आएगा इस साल एटलीस्ट। बहुत ही हद से ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर मैं बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं पैक मार्जिन भी देखूँ ना, तो काफ़ी अच्छा ईपीएस जनरेट हो रहा है हमारा। और अभी भी बिकॉज 31 को जो मैंने बताया था, तो उसके बाद अगले ही दिन, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये मेरी वजह से हुआ है एंड आई शुड बी प्रेज्ड फॉर इट, जस्ट अ प्योर कोइंसिडेंस, नथिंग एल्स। अगले दिन स्टॉक 19% अप भी था, और उसके बाद तो कोई खास मूव आया नहीं है। आज शायद दिन में 7-8 7-8% अप था, लेकिन फिर से वो सेलिंग वेलिंग के वजह से अभी तो कुछ है नहीं उसमें, लेकिन ठीक है, अभी भी मेरे को ठीक ठाक वैल्यूशंस पे लग रहा है। बट अगेन, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो रीज़न है वो ये बताना है कि मैंने पावर सेक्टर में बड़ी से कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, मैंने सबको डिस्कस किया है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस है उसको डिस्कस किया है, स्किपर है उसको डिस्कस किया है, सिल्चर टेक्नोलॉजीज़ है उसको डिस्कस किया है, अपार हो गई, के हो गई, सब कंपनीज़ को डिस्कस किया है। तो मुझे ये लगा कि यार आपको ये भी बताऊं कि एक जो छोटी कंपनी होती है ना, उसको किस नज़रिए से हमको देखना चाहिए। और ये कंपनी अर्निंग्स कॉल अभी तक इसने नहीं किया है, बिकॉज अभी अभी ये लिस्ट हुआ है, तो शायद अभी जो Q3 का रिजल्ट आएगा उसमें अर्निंग्स कॉल भी होगी। तो मेरे को जो मोस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है बिजनेस के बारे में वो अर्निंग्स कॉल से मिलती है। बट इन द एब्सेंस ऑफ एन अर्निंग्स कॉल, ट्रांसक्रिप्ट एंड ऑल दैट, क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और एक डिसीजन बनाता हूँ, तो वो सब भी चीज़ें मैं थ्रू आउट दिस वीडियो आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनर पे जाएंगे, आपको रेटिंग्स अपग्रेड वाले सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ फाइल्स मिल जाएंगी। तो उसमें से मैंने अभी 11 दिसंबर को एक क्राइसिल ने अपडेट दिया था, वो मैंने पहले पूरा पढ़ा, फिर उसके मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेके बता देता हूँ। वही चीज़ मैंने शेयर भी करी थी, लेकिन अभी भी जो मेरा जो थीसिस है इस कंपनी को लेके चेंज नहीं हुआ है, अच्छा है। पूरा डिटेल में जो रिसर्च मैंने किया है उसको भी मैं शेयर करूंगा, ताकि आपको भी पता चले कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं। जैसे डीआरएचपी हो गया, कंपनी आईपीओ लेके आई तो वो डीआरएचपी भी लेके आई होगी जो सेबी को उसने दिया होगा। तो डीआरएचपी में मैं आपसे क्या कहता हूँ, अगर आपको बिजनेस नहीं पसंद आ रहा है तो डीआरएचपी में आप बिजनेस के बारे में मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लो, कॉम्पिटिटर्स के बारे में पढ़ लो, वो इन्फॉर्मेशन तो काम की है ना आपकी। तो ठीक है, मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, शायद आपके भी ये काम आ जाए। तो सबसे पहले क्राइसिल की बात करते हैं। की रेटिंग ड्राइवर्स एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस, एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 decades इन द कंस्ट्रक्शन सेगमेंट, रेप्यूटेड कस्टमर्स लाइक GETCO जो गेटको है, और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, UGVC, बाकी EPC डिवीजन में है कंपनी बेसिकली। एंड आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स लिखो, जो रेड लाइन से मैंने हाईलाइट किया है वो सब चीज़ें देखो। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ अराउंड 2570 करोड़ एज ऑफ September 2024 टू बी एग्जीक्यूटेड इन द नेक्स्ट 2-3 years, provides healthy medium revenue visibility. However, the timely execution of these orders will remain a key sensitivity factor, जो होता ही है। एक EPC कंपनी जो होती है, अभी इसका FY24 का रेवेन्यू कितना था, 285 करोड़ का, इसके पास ऑर्डर बुक कितने की है, 2570 करोड़ की। बट बहुत लोग होते हैं ना कि इधर आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखते हैं, वो ऑर्डर बुक देखेंगे और मार्केट कैप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, एंड दिल जस्ट गो लाइक क्रेजी। ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर बुक कल को कैंसिल हो गई, किसको पता है यार। ये 2570 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है, 2-3 ऑर्डर्स कैंसिल हुए तो ये 1570 करोड़ की हो जाएगी। उस केस में आप क्या करेंगे, किसको पकड़ेंगे, किसी को नहीं पकड़ेंगे। तो ये चीज़ होती है, और इन चीज़ों में यही चीज़ होता है कि टाइमली एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एन ईपीसी कंपनी। और दूसरा फैक्टर, चलो वो रिस्क में आगे जाके डिस्कस कर ही लेंगे। अभी इंक्रीजिंग स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन्स,
तो रेवेन्यू इज प्रोजेक्टेड मोर देन 850 करोड़ इन फिजिकल ईयर 25, सिग्निफिकेंटली अप फ्रॉम 8 to 85 करोड़ इन फिजिकल ईयर 24। ये क्राइसिल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जाके नहीं पूछा मैनेजमेंट से। अब जब क्राइसिल ने रिसर्च करा है, रेटिंग दिया है उसे, तो सोच के दिया होगा। तो ये कंपनी कह रही है कि 285 करोड़ फिजिकल ईयर 24 में इसका रेवेन्यू था, और इस साल ये बढ़ के हो जाएगा 850 करोड़। मैं कहता हूँ 850 ना भी हो, 600 हो। इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव अगर मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, फिर भी कंपनी अच्छी लग रही है, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी कंपनी में, राइट? ठीक है। अब आप ये देखो, रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर देन बाई 200% इन फिजिकल ईयर 25, बैक बाई हेल्दी ईयर टू डेट टॉप लाइन ऑफ 313 करोड़। जो इसके इसने 285 करोड़ तो ऑलरेडी FY24 में जनरेट किया था। और अगर हम H1 FY25 की बात करें, मतलब उसके बाद के 2 क्वार्टर्स, और Q1 और Q2, Q3 Q4 का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, Q3 का अब आने वाला है। आने वाला है क्या, मतलब ये जैन फेब मार्च में ही आएगा। तो उसमें ऑलरेडी 2 क्वार्टर्स में इसने पिछले साल से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर दिया, 313 करोड़ का। गुड इनफ यार, मतलब क्या ही बोलूँ। ऑपरेटिंग मार्जिन्स रोज टू 11.92% इन फिजिकल ईयर 24 फ्रॉम 7.14% इन फिजिकल ईयर 23, लेड बाई रैम्प अप ऑफ ऑपरेशंस एंड हाई मार्जिन ऑर्डर्स। बिकॉज ये कंपनी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में भी काम करती है, और मैंने आपको पहले भी बताया स्किपर जैसी वीडियोज़ में। आप एक बार देख जरूर लेना पावर सेक्टर वाली, आपको इतना डिटेल में समझ आएगा ना पावर सेक्टर कि आपको खुद लगेगा कि ओके यार, आज अगर आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं भी रहा है, तो वो पावर सेक्टर की सिर्फ 2 कोई रैंडमली वीडियोस आप निकालो, आपको ऐसा लगेगा ओके यार, आज मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, ट्रस्ट मी। तो अब वही है, मैंने आपको बताया, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशन जो है वो आगे जाके बताऊंगा, पहले मैं अपना जो मुझे लगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। कंफर्टेबल फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल। अभी जो आप देखेंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू टेंजिबल नेटवर्थ रेशियो, TOLTNW रेशियो ऑफ 0.7 टाइम्स। अच्छा है यार, मतलब क्या चाहिए, गियरिंग ऑफ जस्ट 0.34, और NCAD रेशियो ऑफ 4.74। उसमें मतलब कोई इट्स अभी तो नो ब्रेनर मुझे ऐसा लग रहा है, बट अगर रिस्क हुआ तो फिर सबको प्रॉब्लम आएगा। अभी वीकनेसेस की मैं बात कर लेता हूँ। फर्दर इंटेंस कंपटीशन नेसेसिटेट्स एग्रेसिव बिडिंग। ये EPC कंपनी के लिए जो भी टेंडर में बिड करते हैं, सबसे बड़ा रिस्क यही होता है। इन ऑर्डर टू गेट ऑर्डर्स मतलब अगर इनको ऑर्डर्स चाहिए, तो इनको क्या करना होता है, अपनी बिडिंग सबसे कम करनी होती है ताकि इनको ऑर्डर मिले। अभी अपनी बिडिंग जितने कम प्राइसिंग पे करेंगे, विच मीन्स ये अपने मार्जिन्स को उतना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और वो बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसके मार्जिन्स नहीं बचेंगे, फिर तो बिजनेस की थीसिस खराब हो जाएगी, एंड यू कैन रियली कंसिडर दिस एज अ बिग रिस्क। दूसरा, लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मैंने ये भी चीज़ शेयर करी थी कि ऑपरेशंस में रिमेन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ओवर द मीडियम टर्म ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस। तो ड्रिवन बाय डेटर डेज ऑफ 146 डेज, इन्वेंट्री डेज ऑफ 53, पेबल डेज ऑफ 55। तो आप देखेंगे डेटर डेज इसमें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि कम होने चाहिए, पेबल कम है जो कि ज़्यादा होने चाहिए, इन्वेंट्री तो तब भी ठीक ठाक है। अभी डेटर डेज इसमें ज़्यादा इसीलिए हैं क्योंकि FY24 में इसने गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्डर्स किए हैं, और रेवेन्यू भी इसका काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ था। और जब आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो आपको रिटेंशन मनी भी छोड़ना होता है। फिर बैंक में आपका कुछ पैसा होना चाहिए FD के फॉर्म में, वो एज अ गारंटी आप दिखा सकते हैं गवर्नमेंट को कि ओके, हम वी आर नॉट अ फेक कंपनी, और आपका काम करके हम भाग नहीं जाएंगे। तो वो FD में भी पैसा फंसा हुआ रहा। तो इस वजह से जो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ गई है, और डेटर डेज इनके काफ़ी बढ़ गए थे। बट अभी ये क्या कर रहे हैं, पैसा रेज कर रहे हैं। इनफैक्ट इफ़ आई शो यू, तो कहाँ गया, पता नहीं यार कहाँ गया। हाँ, ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने क्या किया कि अपना IPO से पैसा रेज़ किया, अब उसको कहाँ कहाँ ये खर्च करने वाले हैं। तो परचेज ऑफ केबल आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग एंड फॉल्ट लोकेशन, 18 करोड़ वहाँ खर्च करेंगे, 17.94 करोड़। और ये एक 1300 किलोवाट का DC पावर प्लांट भी बना रहे हैं, मीन्स 1.3 मेगावाट का। उसमें ये 4.16 करोड़ रुपीज़ खर्चा करेंगे, जो कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है, बिकॉज आप अगर वारी को या फिर KPI को देखेंगे, तो वो कंपनीज इसीलिए ऑपरेटिंग उनका मार्जिन हाई रहता है, बिकॉज वो उनका कितना, एक में 1 मेगावाट को 1 मेगावाट सोलर
पावर प्लांट को बिल्ड करने के लिए उनका हार्डली हार्डली 2 करोड़ रुपीस जाता है। और ये 1.3 मेगावाट डीसी सोलर प्लांट बनाने के लिए ये 4.16 करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं, विच इज़ लिटरली ऑन द हायर साइड। तो ये चीज़ भी मेरे को उतना समझ नहीं आया। इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इन ग्रीन हाइड्रोजन, अभी ये क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में जा रहे हैं। बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, लेकिन इसमें कुछ बताने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं है। तो और कोई फ़ायदा भी नहीं है बताने का, बिकॉज लाइक अभी तो वो शुरू मतलब टेक्निकल टेक्नीशियंस हायर करेंगे, फिर जो इलेक्ट्रोलाइजर्स वाली कंपनी है उनके साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन करके इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाएंगे। और अभी तो बस स्टेप लिया है उन्होंने उस डायरेक्शन में। तो नो मेजर अपडेट। बस ये है कि 3 करोड़ रुपीज़ जो भी आएगा आईपीओ में से, जितना भी पैसा आईपीओ में से आएगा उसमें से 3 करोड़ रुपीज़ ये उसमें खर्च करेंगे। बाकी एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में 30 करोड़ रुपीज़ दे विल यूज़ फ्रॉम आईपीओ प्रोसीड्स टू फंड देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो होता ही है। बिकॉज इनकी ऑर्डर बुक कितनी है, जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इनकी ऑर्डर बुक है 2570 करोड़ की। तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही आपको बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होगा। देयर इज़ नो वे अराउंड इट। बाकी कंपनी करती क्या है, एक सेकेंड, अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, राइट। अगर आपको बैलेंस शीट सॉरी इनकम स्टेटमेंट देखनी है तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पर्टिकुलर्स। तो 30/9/2024 मतलब इसको हम कह सकते हैं कि H1 में इन्होंने कितना पैसा कमाया, विच इज़ 31305 मिलियन। ये लैक्स में है तो अगेन 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो 313 करोड़ आ जाएगा। जो मैंने पहले बताया कि H1 FY25 में दे हैव ऑलरेडी जनरेटेड 313 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले पूरे साल में 285 करोड़ रुपीज़ था। तो बहुत ही अच्छी चीज़। एबिटा मार्जिन्स कितने हैं, 11.35% के, थर्ड लाइन में लिखा है देखो एबिटा मार्जिन्स। और पैट मार्जिन्स उसके एक और लाइन नीचे छोड़ के लिखा है अल्टरनेट लाइन में 8.84% के पैट मार्जिन्स। तो अच्छा है, मतलब नथिंग प्रॉब्लमेटिक एज सच अभी तक मेरे को नहीं लगा। लास्ट में ROE और ROCE भी आप देख सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अच्छी चीज़ आप क्या लगी मेरे को इसमें, आप अपनी स्क्रीन पे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो। तो पहले आप देखो फॉर द पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2024। अब आप आओ लास्ट में आओ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, लास्ट लाइन जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, वहाँ पे आओ। क्या लिखा है, लैक्स में है तो हमको अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा करोड्स में फॉर सिंप्लिसिटी, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3338.42 लैक्स रुपीज़ की ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया, उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 33 करोड़ का आप कह सकते हैं H1 FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, विच इज़ गुड। वाई, बिकॉज उसके पहले आप देखेंगे अगर FY24 में उसके आगे वाले जो कॉलम है, लास्ट लाइन पे ही रहो, वहाँ जाना मत। लेकिन 33 करोड़ का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसने 30 सितंबर 24 तक H1 FY25 में किया है, वो था 14 करोड़ नेगेटिव, मतलब 15 करोड़ नेगेटिव। तो अभी कंपनी ऑपरेशनली कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो रही है, बट इसमें भी एक कैच है, बिकॉज जब कंपनी IPO लेके आती है तो वो अपने नंबर्स को थोड़ा अच्छे से दिखाती है। तो कहीं ये भी आपको सोचना है, मतलब एज अ वेरी थॉटफुल इन्वेस्टर आपको ये भी चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी, कहीं कंपनी ने सिर्फ IPO लाने के चक्कर में अपना जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव तो नहीं दिखाया है, वो भी आपको देखना है। बट कैश फ्लो में पॉजिटिव दिख रहा है तो एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, नॉट अ नेगेटिव थिंग। बाकी डिप्लॉयमेंट ऑफ जो अच्छा, इसमें तो क्या ही आपको बताऊं, IPO से तो आपको आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा मतलब होगा। बट मैंने कहा था कि इस वीडियो में आपको पावर सेक्टर के बारे में बहुत चीज़ें पता चलेंगी। तो जो IPO लेके आई ये कंपनी राजेश पावर, तो उसमें से ये 14-15 करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाली है फॉल्ट डिटेक्शन के लिए। बिकॉज क्या होता है कि आपने अंडरग्राउंड केबलिंग तो कर दी, अब कई साल बाद वो, बिकॉज जो बहुत पहले से हुई हैं वो आज जाके कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, उनको रिप्लेस करना है, उनको रेक्टिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, या जो भी करना है, तो ये कंपनी वो काम भी करती है। तो उस अब हमको कहीं इनको ऑर्डर मिला कि यार ये अंडरग्राउंड केबलिंग है, यहाँ पे फॉल्ट आया है, उसको रेक्टिफाई करना है। तो कंपनी को उसके लिए फॉल्ट डिटेक्शन इक्विपमेंट चाहिए कि भाई फॉल्ट कहाँ पे आया है, पहले वो आइडेंटिफाई करना है, वो डिटेक्ट करना है, फिर फॉल्ट करेक्शन इक्विपमेंट चाहिए। तो वही भी एक अच्छा खासा बिजनेस सेगमेंट है, हर काम करती है पावर सेक्टर में, ये हर चीज़ में काम करती है, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों साइड में। और लो वोल्टेज से, मीडियम वोल्टेज से लेके हाई वोल्टेज से लेके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे भी ये काम करती है, सब स्टेशन बनाती है, ट्रांसफार्मर्स लगवाती है, अंडरग्राउंड केबलिंग करती है। और जैसे AL59 कंडक्टर्स हैं, जो पहले ACSR, मैंने अपार वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि
क्या चल रहा है, रिकंडक्टरिंग किसे कहते हैं हम, कि जो पुराने ACSR कंडक्टर्स यूज़ होते थे जिसकी एफिशिएंसी कम थी और एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज जो हम AT&C लॉसेज कहते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जो पुराने कंडक्टर एफिशिएंसी नहीं होती है उसमें, दैट्स वाई AT एंड जो सी लॉसेज होते हैं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज, वो ज़्यादा होते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, RDSS स्कीम, जिसके अंदर स्मार्ट मीटर्स भी आते हैं और एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम, कि हम AT&C लॉसेस को कैसे कम करें, वो चीज़ें भी उस स्कीम के अंदर आती थी। तो उस स्कीम के अंदर एक और पॉलिसी है रिकंडक्टरिंग की, कि जो भी आपके ACSR कंडक्टर्स थे, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रीइंफोर्समेंट जो कंडक्टर्स होते हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं आजकल AL59 कंडक्टर्स से। तो वो सारा काम ये चीज़ कंपनी करती है, हर EPC का, बेसिकली पावर में EPC का जो भी काम है ये कंपनी करेगी। इसीलिए मैंने बोला कि इसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। जो काम ये कर रही है वो काम टेक्नो इलेक्ट्रिक भी कर सकती है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों के काम में। अभी जो मैंने आपको बताया कि इसका एक सेगमेंट है फॉल्ट डिटेक्शन इक्विपमेंट लेना है इसने IPO प्रोसीड से, और फॉल्ट करेक्शन इक्विपमेंट लेना है। तो वो अपने अपनी स्क्रीन में देखो किस टाइप के होते हैं। मेगर टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम फॉर हाई वोल्टेज केबल, HVDAC 300, ये प्रोडक्ट का नाम है। फिर कितना प्राइसिंग है वो भी लिखा है, कितना यूनिट्स चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, प्राइसिंग कितना है देखो वो भी लिखा है, और सप्लायर कौन है उसका डिटेल्स भी लिखा है, और साइड में दिखता कैसा है वो भी लिखा है। तो मेरा यही मोटिव है आपको दिखाने का कि किस जो IPO, जो ये मैंने कहाँ से निकाली हैं ये डिटेल्स, ये मैंने निकाली हैं DRHP से, जो IPO से पहले आता है। DRHP में ना इतना डिटेल में हर चीज़ लिखा होता है कि आपको पूरा सेक्टर समझ आ जाएगा। अगर आप एक DRHP पढ़ते हो, ये पूरा आपको सेक्टर समझ आ जाना चाहिए था। अगर आपने DRHP इसका पढ़ा है तो देखो एक एक इक्विपमेंट जो इसने लेना है, IPO प्रोसीड का जो पैसा जनरेट करती है कंपनी, वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, कैसे खर्च करेगी, सिंगुलर डिटेल्स, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। और बाकी जो इक्विपमेंट चाहिए वो भी आप पॉज करके देख सकते हैं। बाकी इन्होंने जो मैंने आपको बताया 4 करोड़ रुपीज़ ये खर्च करेंगे IPO प्रोसीड्स में से 1.3 मेगावाट का सोलर DC सोलर प्लांट लगाने के लिए। उसके आप देखो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन क्या क्या हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट ये होगी, एवरेज पावर जनरेशन पर KW ये होगा, वो सब आप देख सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें जो सोलर पैनल्स लगेंगे वो कहाँ से खरीद रहे हैं, वारी टॉप कौन से, 575 WP ग्लास टू ग्लास, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो अगेन वारी मैंने आपको बताया था, वारी भी डिस्कस किया, तो वारी से ये खरीदेंगे। और ऐसी ऐसी चीज़ें ये, बट इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड, जो घुसना चाहते हैं एनालिसिस में, कैसे करना है, कहाँ कहाँ सोर्सेज से करना है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं। कि इन्वर्टर भी चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप सोलर प्लांट से एनर्जी क्रिएट करते हैं तो वो DC में क्रिएट होती है, एंड अगर आपको उसको AC में फीड करना है, देन AC सॉरी ग्रिड में फीड करना है तो आपको AC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हर सोलर प्लांट के साथ, सोलर पावर प्लांट के साथ आपको एक इन्वर्टर भी चाहिए होता है। तो ये सोलर पैनल कहाँ से खरीद रही है, कौन सा खरीद रही है, वारी टॉपकॉन 575 WP ग्लास टू ग्लास। और इन्वर्टर कौन सा, सनग्रो इन्वर्टर, जो आपको यहाँ पे दोनों के नाम दिख रहे हैं, क्वांटिटी 3 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी, जो भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये समझाने के लिए था। अभी ओके, ग्रीन हाइड्रोजन, मुझसे किसी ने एक कमेंट में भी पूछा था कि ग्रीन हाइड्रोजन एक बार समझा देना क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे लगा एक अच्छा इन्होंने दे रखा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो ग्राफ कहेंगे या इसको फ्लो डायग्राम करेंगे, वो कैसे होता है। ग्रीन हाइड्रोजन देखो, यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम हाइड्रोजन जो है वो बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन जब हमको बनानी होती है तो एसेंशियली एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, वो ग्रीन रिसोर्सेज से आना चाहिए, रीन्यूएबल सोर्सेज से आना चाहिए। तो वही चीज़ आपको दिख रही है, यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी पावरिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर टू जनरेट हाइड्रोजन गैस, जो इलेक्ट्रिसिटी हम रिन्यूएबल सोर्सेज से लेके आएंगे वो इलेक्ट्रोलाइजर्स को पावर करेगी। जो भी इलेक्ट्रोलाइज, आपको पता है जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से। और इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोसेस में वो प्रोसेस होता कहाँ है, वो दैट टेक्स प्लेस इनसाइड एन इलेक्ट्रोलाइजर। उसमें क्या क्या होता है, मोटा माटी आपका कैथोड होगा, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, और एक होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, पावरिंग हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोलाइज़र टू जनरेट हाइड्रोजन गैस। अब वो जो हाइड्रोजन हमने गैस बनाई है वो कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी H2O मॉलिक्यूल को तोड़ देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन हम स्टोर कर लेते हैं, कैसे वो भी आके बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरिंग जनरेटेड हाइड्रोजन गैस टू एंड यूजर्स, कहाँ कहाँ पे, जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में, पावर जनरेशन में, और लिक्विफिकेशन एंड एक्सपोर्ट करके उसको आगे भी बेच सकते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे अब देख रहे हैं ये ब्रीफ है उस प्रोसेस का, ताकि आपको समझ आए काम कैसे होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, जो मैंने आपको बताया। Electrolysis of water. Electrolysis is the primary method used to produce green hydrogen. This process involves splitting water H2O into hydrogen and oxygen using electricity. An electrolyzer is the device that performs the electrolysis. जो मैंने आपको बताया वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए. It consists of two electrodes, एनोड एंड कैथोड एंड एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, अभी एनोड एंड कैथोड मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइज़र में हाइड्रोजन क्रिएट कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, तो हम डीसी पावर यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एनोड भी यूज़ कर रहे हैं, कैथोड भी यूज़ कर रहे हैं. अगर हम एसी पावर यूज़ करेंगे तो वो तो फ्लक्चुएट करती है, इट ऑल्टरनेट्स, दैट्स वाई वी कॉल इट ऑल्टरनेटिव करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट. तो वहाँ पे एनोड और कैथोड की पोलैरिटी बार बार चेंज हो जाएगी. इसीलिए टू प्रिवेंट दैट वी यूज़ डीसी एनर्जी, डीसी पावर टू जनरेट हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर. बेसिकली ये जो हमने अभी तक बात करी. अब स्टोरेज की बात करते हैं. वंस प्रोड्यूस्ड ग्रीन हाइड्रोजन मस्ट बी स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. स्टोरेज कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. कंप्रेस्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज कंप्रेस्ड टू हाई प्रेशर एंड स्टोर्ड इन टैंक्स. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 3-4 दिन और इस चीज़ को पढ़ना, ताकि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है. Liquefied hydrogen. Hydrogen is cooled to very low temperatures and stored as a liquid. Hydrogen carriers. Hydrogen can be stored in chemical compounds or materials such as ammonia and metal hydrides. तो इन 3 तरीके हैं हाइड्रोजन को स्टोर करने के और ट्रांसपोर्ट करने के लिए. बाकी एप्लीकेशन तो ठीक है, वो तो हम बता सकते हैं. लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी है. एक जो बहस चलती है, जो डिस्कशन चलता है, वो ये चलता है कि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो एक वो फालतू का प्रोसेस है. बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, पहले रीन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं, फिर उस ग्रीन हाइड्रोजन से वापस हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जो उसके इंजन्स को रन करेगी. तो हमने क्या किया, एसेंशियली हमने वो फालतू का प्रोसेस किया जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला है. लेकिन जो कमर्शियल ट्रक्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, तो हम एसेंशियली क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कार्स वगैरह हैं, उनके लिए तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं तो कल तो बैठेगा ही. जो रेंज एंग्जाइटी है वो आज नहीं कल तो कम होगी. तो हम उसमें हमको ग्रीन हाइड्रोजन का उतना बेनिफिट नहीं दिखता है. लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उनके साथ ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. क्यों? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को इतना इजी नहीं होता है, जो कमर्शियल ट्रक्स हैं उनको चार्ज करना इतना इजी नहीं होता है, और उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने के लिए फिर अब हम फ्यूल भर रहे हैं एक ट्रक में, तो वो तो तुरंत भर सकते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा. अब चार्ज करने कहाँ बैठोगे आप एक ट्रक को, तो उससे अच्छा है कि आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज़ कर सकते हैं उस केस में. बट ईवी के केस में मुझे उतना नहीं समझ आता है, बिकॉज वो फालतू का चीज़ हो गया ना. आपने इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया, फिर हाइड्रोजन को वापस आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी. अब ऑर्डर बुक इनकी किस टाइप की है. इस ऑर्डर बुक का जो टाइप है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ से मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि ओके, इसके पास जो क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स के लिए काम कर रही है, वो थोड़ा रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं. जैसे आप पहला आप देखो, UGVCL इसका एम्प्लॉयर का नेम है. प्रोजेक्ट 80 नंबर आप देख लो क्या क्या है उसमें, नॉट इम्पॉर्टेंट. प्रोजेक्ट नेम आप देखो, जूम करके देखना पड़ेगा बिकॉज क्लैरिटी इसकी इनिशियली ही अच्छी नहीं थी, तो मैं भी कहीं से लेके आता. टर्न की बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, डिज़ाइन, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स फॉर लॉस रिडक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन एज वेल एज ऑगमेंटेशन. तो जैसे मैंने बताया कि जो पुरानी कंडक्टर्स हैं ख़राब हो गए हैं, या फिर लॉसेस ज़्यादा आ रहे हैं, एफिशिएंसी कम आ रही है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होती हैं या फिर स्टेट यूटिलिटीज़ होती हैं, उनको लॉस होता है उसमें. इसीलिए हम कहते हैं कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस को कम करना है, AT&C लॉसेस को. तो उसके लिए हमको जो केबल नेटवर्क है उसको मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा, ऑगमेंट करना पड़ेगा. तो वो यही काम है इसमें.
और कहाँ पे हो रहा है ये? अहमदाबाद ईस्ट अंडर यूजीवीसीएल इन गुजरात स्टेट अंडर रिवैम्प्ड रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये पर्टिकुलरली गुजरात के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। और इस कंपनी का बहुत 90% प्रेजेंस इस कंपनी का गुजरात में है, विच कैन ऑल्सो बी सीन एज अ बिग रिस्क। तो धीरे धीरे कंपनी राजस्थान में भी जा रही है, बिकॉज आपको समझ आना चाहिए, अभी तक अगर आप पावर सेक्टर फॉलो कर रहे हैं तो गुजरात में और राजस्थान में बहुत ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी वगैरह पे काम चल रहा है, बिकॉज ये बहुत आइडियल लोकेशंस हैं, गुजरात भी और राजस्थान भी हाइब्रिड पावर जनरेट करने के लिए। सोलर तो है ही वहाँ पे, विंड की स्पीड भी दोनों जगह अच्छी है। तो राजस्थान भी, आप जब इस राजस्थान का नाम सुनते हैं, राजस्थान स्टेट का, तो पावर सेक्टर में आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हलचल हो रही है, काम चल रहा है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर ना करें। बाकी फोर्थ देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर है, मैं ऑर्डर का वो बताता हूँ कि प्रोजेक्ट नेम क्या है। क्लाइंट वही है यूजीवीसीएल, और ऑर्डर सॉरी जो मैंने ऊपर बताया था आपको फर्स्ट वाला, उसमें देखो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, लैक्स में है, तो ऑफ कोर्स हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 172.16 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है जो यूजीवीसीएल के अंदर है। फोर्थ आप देखो, इसमें प्रोजेक्ट नेम क्या है, क्लाइंट वही है यूजीवीसीएल, प्रोजेक्ट नेम देखो turnkey based contract, site survey, designing, engineering, procurement, supply, loading, transportation, unloading, insurance, delivery at site, handling, storage, installation, testing, commissioning, including documentation of all items material required to complete work। टर्न की मतलब होता ही ये है, टर्न की अगर आप यूज़ वर्ड कर रहे हैं मतलब सब चीज़ ऊपर से नीचे तक सब चीज़ आपका ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड करेगा। अब जो देखो कैप्स में लिखा है, टर्न की बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग 11 kV हाई टेंशन लाइन नेटवर्क इनटू अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क। अब मैंने आपको बताया था कि ये अंडरग्राउंड केबलिंग भी करती है। अगर आपका जैसे टाउन है, कोई ऐसे पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे रिस्क बहुत है ओवरहेड कंडक्टर्स का, जो ऊपर से जाते हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल है। पहले तो हो भी जाता था, लेकिन अभी तो क्या है, सेफ्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब वो कंडक्टर किसी के सर पे गिर गया तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं बिल्डिंग में गिर गया तो कुछ भी हो सकता है, पॉपुलेटेड एरिया है, कुछ भी है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आगे जाके क्या होने वाला है कि जो आपने शहरों में देखा होगा, जो ओवरहेड कंडक्टर्स हैं, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स वेब फैला हुआ है ये ओवरहेड कंडक्टर्स का, इन सबको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तो वो काम भी ये कंपनी वो काम भी करती है। और ये पर्टिकुलर ऑर्डर कितने का है, 90 करोड़ का है, 9092 लैक्स का है, लेकिन उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 90 करोड़ का ये ऑर्डर है। ओके, या बाकी इस टाइप के इसके पास ऑर्डर्स हैं। इसमें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं क्या ही करूं, लेकिन क्लाइंट्स इसके अच्छे अच्छे हैं। ऐसा कोई जेट को जो मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में, यू जी वी सी एल, ये ऐसे क्लाइंट नहीं है, ये स्टेट यूटिलिटीज़ वाले क्लाइंट हैं। तो इट्स नॉट ईजी टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम दीज क्लाइंट्स। ठीक है, अभी तो आई थिंक हो गया है इसके बारे में डिस्कशन। एक चीज़ आप और देख लें, बिकॉज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि रिसर्च कैसे करना है, कंपनी आपको क्रेडिबल इंट्यूशंस कहाँ से आते हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता, मैंने मैनेजमेंट से बात नहीं करी। तो जितना भी मैं अपने बेसिस पे रिसर्च करूँगा, अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करूँगा, तो मुझे समझ आएगा कि कंपनी क्रेडिबल है या नहीं है। तो अब देखो अप्रैल 2023 में इन्होंने क्या किया था, द कंपनी इज़ प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इट हैज़ कमीशनड अ 222 किलोवोल्ट gas insulated substation of a private client in Gujarat with 100 megavolt amperes transformer। तो अब ऑब्वियसली इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उसका नाम नहीं लिखा है इसमें, तो इसमें मैं क्या ही बताऊं, लेकिन आगे देखते हैं। देखो आगे देखो, अप्रैल 2023 में ही जो सामने बिल्कुल एडजेसेंट लिखा हुआ है, द कंपनी कमेंस्ड द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क फॉर द एंटायर जोनल ऑपरेशंस ऑफ लो टेंशन हाई टेंशन नेटवर्क ऑफ पोवाई जोन अंडर अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। मैंने आपको अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में बताया था, AEML जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में है मुंबई वाले रीजन में। तो वही है, पोवाई जोन में अंडर अदानी इन्होंने किया, बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट वेंडर्स इन मुंबई रीजन। और जो जैसलमेर में अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का 300 मेगावाट का प्लांट था, ये भी कमीशन किया था। 300 मेगावाट का जो प्लांट था ये भी कमीशन किया था राजेश पावर ने। और ये चीज़ कहाँ से मुझे पता चली, DRHP से। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, रेटिंग के डॉक्यूमेंट्स जो हैं। अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है तो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़
जो आप चेक कर सकते हो रेटिंग डॉक्यूमेंट, उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कंपनी करती क्या है। तो ये पॉज करके आप ये दोनों ये पूरी स्लाइड देख सकते हैं, तो आपको अगर कॉन्फिडेंस आता है तो ही आप इसके आगे जाएं। बाकी ये क्या करती है कंपनी, ये चीज़ भी आप देखेंगे जो मैंने आपको दिखाई है अपनी स्क्रीन पे। ई एच वी, एम वी, जो मैं पिक्चर्स बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, केबल जॉइंटिंग, जो फॉल्ट डिटेक्शन वाले सेगमेंट में आता है, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर्स, केबल लाइंग, स्विच यार्ड इंस्टॉलेशन वर्क, ये होता है सब स्टेशन में आपके। बाकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करते हैं, वो भी आप देख लो, स्काडा सिस्टम ऑपरेशंस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन एंड स्काडा मॉनिटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूजिंग द स्काडा सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली। बाकी 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 इन्होंने खुद का भी शॉर्ट एनालिसिस किया है, तो मेरे को ज़्यादा रिस्क और उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, इवन तो मैंने काफ़ी सारे रिस्क आपको बताए। स्ट्रेंथ तो आप देख लो, मैं रिस्क पे इस वाली स्लाइड में फोकस करूंगा। वीकनेस क्या है, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग टर्न की प्रोजेक्ट्स, अगेन अ रिस्क जो मैंने आपको पहले बताया। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू बिड टेंडर्स एंड गेट एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर्स, जो मैंने आपको पहले बताया, टेंडर टेंडर लेने के लिए ये प्राइसिंग बहुत कम कर देते हैं, इसीलिए इनके मार्जिन्स में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। थ्रेट्स क्या हैं, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़, इकोनॉमिक रिसेशन, फालतू वाले थ्रेट्स हैं, बट अगेन देख लो, देखने में क्या ही जाता है। अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल टू बूस्ट पावर एंड एनर्जी सेक्टर, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइजर, तो वो हमको देखना पड़ेगा कि आर एस पी एल कैसा करता है हाइड्रोजन वाले पे, वो भी एक अच्छा सेगमेंट हो सकता है ग्रो करने के लिए। तो ये सब है इसके ऊपर। तो अभी आप अब अपनी स्क्रीनर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इसको आपको पी काफ़ी हाई दिखेगा, विच इज़ 80 का पी आपको दिखेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ पी को आपको फेस वैल्यू पे देखना होता है, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो वो कंपनी को रिजेक्ट कर देते हैं, अरे यार 80 के पी पे तो करना भी चाहिए, बट सिर्फ पी देख के आप अपना ही गेम ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब ये देखो कि क्राइसिल ने बोला है कि 850 करोड़ ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है इस साल। मैं कह रहा हूँ 850 नहीं कर रही है, 800 मान लेते हैं एक टाइम के लिए, ठीक है। तो 800 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इसने जनरेट किया FY25 में। पैट मार्जिन कितना है इसका, 8 पॉइंट समथिंग है, बट मैं 8% मान रहा हूँ। तो 800 के रेवेन्यू पे अगर पैट मार्जिन आपका 8% का है पूरे साल का, तो 64 करोड़ का रेवेन्यू पूरे साल का इसका FY25 में जनरेट होगा, ठीक है। अभी फॉरवर्ड पी कैसे निकालता है वो भी आप बेसिकली सीख जाएंगे, जो मैं कह कर रहा हूँ अभी। मार्केट कैप आप देखोगे इसकी 2100 करोड़ की है आज की डेट में। तो आज की डेट का मार्केट कैप आप नेक्स्ट ईयर के जो भी ये FY25 चल रहा है उसका जो पोटेंशियल आपका नेट प्रॉफिट होगा उससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपको फॉरवर्ड पी पता चल जाएगा। तो 2100 करोड़ का एग्जिस्टिंग मार्केट कैप है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 800 करोड़ का रेवेन्यू, 800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी, एंड विद 8% FY25 में, एंड विद 8% ऑफ पैट मार्जिन्स, उसका नेट प्रॉफिट पूरे FY25 का कितना आ रहा है, 64 करोड़। तो आप करंट मार्केट कैप विच इज़ 2100 करोड़ डिवाइड करेंगे अगर एक्सपेक्टेड पैट ऑफ FY25 विच इज़ 64 करोड़, तो आपको 25 का पी मिल रहा है। तो फॉरवर्ड पी इसका काफ़ी अच्छा है, बट रिस्क क्या है, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है इस कंपनी के कि आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, 100 शेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको मिनिमम 400 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे लॉट्स में, ताकि वो सेबी का रूल है जो भी है उसमें मैं नहीं घुसूंगा। बेसिकली आपको 400 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली जो जिनके पास पैसा नहीं है वो तो कैसे ही कर पाएंगे इसमें इन्वेस्ट, तो उनके लिए तो वीडियो शायद उतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट है बिजनेस को देखो, बिकॉज 5 लाख रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर मैनी पीपल। तो बहुतों के लिए बड़ी बात है, लेकिन बहुतों के लिए नहीं भी है। तो जिनके लिए नहीं है वो इस बिज़नेस को अच्छे से फॉलो करना शुरू करें। बट रिस्क मैंने आपको बता दी है, मेरे बोलने से बिजनेस में मत करना इन्वेस्ट। मैं आपको बार बार ये चीज़ डिस्क्लेमर बोलता हूँ, बिकॉज आपने आज इन्वेस्ट किया, कल को कंपनी एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी की बहुत हाई हो गई, कंपनी को ज़्यादा लोन उठाना पड़ गया, कंपनी का सारा पैसा इंटरेस्ट कॉस्ट में जा रहा है, तो पैट मार्जिन सप्रेस हो जाएंगे। मार्केट को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, स्टॉक प्राइस गिर जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे उस केस में, उस केस में आप अगर आप लेट्स से 5 लाख रुपीज़, इफ़ यू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज़, अगर आप 25% के लॉस में आ गए, 30% के लॉस में आ गए, तो डू यू थिंक कि मैं आपको वो पैसा जाके लौटाऊंगा? नहीं ना। तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं, इट्स योर मनी, तो आपको रिस्क भी अपने हिसाब से लेना है, अपना जो एनालिसिस है वो भी अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा।
मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ। आई कैन ओनली हेल्प यू आइडेंटिफाई हाई ग्रोथ कंपनीज, वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज। 200 से ऊपर का पैट इस 200 के ऊपर 200% से ज़्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल रख रही है ये कंपनी, अकॉर्डिंग टू क्राइसिल, नॉट इवन अकॉर्डिंग टू मी। तो वो चीज़ आपको देखनी है। माई जॉब इज़ to help you guys identify कि okay there is a company that has the potential to grow substantially। आपको अगर समझ आता है तो आप वो देख सकते हैं, दैट इज़ माई जॉब। और वो जो एनालिसिस मैंने अभी शेयर किया है, ये आपके एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, इट कैन नॉट बी द एंड पॉइंट। इसके बाद 2-3 दिन इस कंपनी को लेके बैठो, देखो जितना भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, चैट जीपीटी में पढ़ें, ग्रॉक में पढ़ें, जो भी आपको एआई यूज़ करना है वहाँ से आपको समझें एक एक चीज़ क्या होती है, तब इसमें इन्वेस्ट करना। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दैट आई एम गिविंग टू यू। बहुत लोग नहीं भी देते हैं, बट मैं नहीं चाहता हूँ यार आपका मूड ख़राब हो अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है इसमें। बट मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने डिस्कस किया, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। तो आई होप आपको इसमें चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आई होंगी। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।